मैंने अपने साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बबीना है। इन दो स्टेशनों के दरमियान भारतीय फर्स्ट आर्मर डिवीजन यानी एक पूरा टैंक डिवीजन और नंबर 10 आर्मर्ड ब्रिगेड की बेस थी। इसका जुम्मा ये काम था कि झांसी में कोई माकूल होटल देखें और मालूम करें कि कोर हेडक्वार्टर तक जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके मुतल्लक भी अगर कोई मुफीद इतला मिल सकती हो तो हासिल करें। अपने दूसरे दो साथियों को मैंने आगरा भेजा तो वहाँ पर फौजी छावनी करने लिए मैंने मालूमात नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने के ज़राए तलाश करने थे। ये हमारा एक तरह का होमवर्क था जिसे हमने कांटेक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बवक्त ज़रूरत इन ठिकानों की तलाश ना करनी पड़े। गर्ज ये कि दिल्ली में 2 दिन क़याम के बाद हमने अपना काम का आगाज़ किया। अपने साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा। चौथे रोज़ मुकर्ररा वक्त पर हमें कनाट सर्कस में एक रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त के मुताबिक मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका और अकबल होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम बहुत गहरी होती है और गैर मुल्की लोग आने लगते हैं। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशनड होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती है और मैंने इनमें से अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। मैंने वहाँ खुद को लूज टी का एक व्यापारी ज़ाहिर किया जो कलकत्ते से चाय बम्बई मंगवाता और अपनी कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ इक़साम की चाय की ग्राइंडिंग करके और मुख्तलिफ वज़न में इन्हें मिलाकर चाय का एक मखसूस मियार तैयार करना। छावनियों में फौजी जवानों और NCOS के लिए लंगर की चाय में लूज टी ही इस्तेमाल की जाती है। डिवीजन हेडक्वार्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीजन हेडक्वार्टर के लंगरों के लिए चाय की फ़रोख्त का आर्डर मिल सकता था। इस तरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे आर्डर मिल सकते थे और इस तरह मेरी रसाई आला अफसरान तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में किसी ऐसे ही मौके की तलाश में जाता था कि आला फौजी अफसर तक रसाई हो जाए और इस तरह मेरी पहचान इनके दफातर में भी हो जाए और फिर मुझे अपना काम मुकम्मल करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस लौट आए और नहायत मुफीद मालूमात लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर गए हुए थे। जाट और सिख रेजिमेंट की 2-2 बटालियन वहाँ मौजूद थी। इधर झांसी और बबीना के दरमियान आर्मर डिवीजन के इलाके में किसी सिविलियन का दाखिला काफ़ी ख़तरनाक था और मुकम्मल तहकीक और तलाशी के बाद ही किसी को इस इलाके में जाने की इजाज़त थी। झांसी के किले में एमुनेशन डिपो था और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। हम फिल्में देखने और महज सैर व तफरीह के लिए दुश्मन मुल्क में नहीं आए थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थी हमें उन्हें बहरहाल दूर करना था। अब हम कांटेक्ट के मुंतज़िर थे। मुकर्रर दिन और वक्त पर मैं मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि कांटेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर इंतज़ार करूं। अगर कांटेक्ट ना आए तो वहां से फ़ौरन गायब हो जाऊं और ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह और इसी वक्त पर फिर 15 मिनट इंतज़ार करूं। मैं मुकर्रर वक्त से करीब 10 मिनट पहले इस जगह के करीब पहुंच गया। खासा गुंजान इलाका था। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रसाले देखे। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले मुझे कांटेक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान और सब खैरियत के लिए लिबास पर मखसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी जिसके जवाब में कांटेक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था और किसी खतरे की सूरत में भी रुमालों को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत मुमकिन है अब भी यही तरीके राइज हों और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कांटेक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट देखे और दाम पूछना शुरू कर दिए। मैं कपड़े का एक थैला हमरा ले गया था। इन दिनों प्लास्टिक के शापर नहीं थे। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज़ के लिफाफे में आम डालकर मुझे दिए।
जो मैंने थैले में डाल लिए। अब मैं बाएं हाथ में थैला पकड़े खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जो ही दुकानदार लीची उठाने को वापस घूमा, कांटेक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली और दाम देकर वापस चल पड़ा। कांटेक्ट ने भी मेरे जाने के बाद यकीनन कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पू में सवार हो गया और कुछ दूर जाने के बाद टेम्पू छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पू में बैठ गया और अपनी रहाइश तक पहुंचते पहुंचते मैंने तकरीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, इसलिए कि अगर मेरी निगरानी हो रही है तो इसे झटक सकूं। होटल पहुंचकर मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 8 वर्क थे, जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपये थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफ़ात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हरूफ उभरने शुरू हुए और 15 मिनट तक सारे सफ़ात की खुफिया रोशनाई से लिखी हुई इबारत नुमाया हो गई। ये 8 वर्क हम 5 के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई। हौसला बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फोकियत देकर फौरी तौर पर इसे मुकम्मल करना था। डाक मिलने की रसीद, हालात का सरसरी जायजा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफ़ात लिखे और वर्कों की दूसरी जानब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। मुझे अगले दिन कांटेक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिला और अपना पैकेट उसे देना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्रर जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट इसके हवाले कर दिया। साथियों के खत मैंने कांटेक्ट के वापस जाने के बाद इन्हें दिए। हम अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 8 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद की और थोड़ी देर बाद मैं वापस होटल में आ गया और नए मिशन की तकमील के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। मैंने मुख्तलिफ कंपनियों की चाय खरीदी, रात को इनकी ब्लेंडिंग की और इन्हें अंदाजन 200 ग्राम के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था, लिहाजा रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर जो इनके आगरा और झांसी जाने के बाद मैंने अपने पास रख लिया था, इन्हें वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह सवेरे मुझे रवाना होना था। मैंने अपने कांटेक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया था और 12वीं रोज इसे मिलने को कहा था। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में अपनी नई असाइनमेंट की मुफ्तसर रिपोर्ट बना के भेज दूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को अपना सेकंड इन कमांड मुकर्रर किया। ये चारों चूंकि पहले मुख्तलिफ होटलों में ठहरे हुए थे और फिर मैंने इन्हें कोरोनेशन में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए इन्हें मैंने होटल के बाहर एक दूसरे से रब्ता करने की भी इजाज़त दे दी। मुझे अहमदनगर जाना था। मुझे पहले भी बताया गया था कि अहमदनगर भारतीय आर्मर्ड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज़ है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आर्मर्ड कोर के जवानों को न सिर्फ पहले से मौजूद टैंकों और इनकी गन्नों को चलाने की मशक कराई जाती है, बल्कि रूस से दरामदशुदा टैंकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेरा मिशन ये था कि अहमदनगर के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन टैंकों पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इसके अलावा यह भी मालूम करूं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिवीजनों के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये मालूमात कितनी अहम है। भारत के पास मुल्की साख्ता वजीन टैंक भी थे जो बहुत वजनी और नकलो हरकत में सुस्त थे। प्रेजेंट में भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बहुत गुरूर था। इन्हें स्याहती का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक पाकिस्तानी RR बजूका और हवाई जहाजों के लिए बैठी बतख साबित हुआ। भारत के पास इनके अलावा फ्रांसीसी साख्ता और रूसी T सीरीज के टैंक थे। 71 की जंग के फौरन बाद रूस ने भारत को T सीरीज के बेहतर क्वालिटी और कारकर्दगी के टैंक भी दिए थे, जबकि हमारे पास पुराने अमेरिकी शर्मन, पैटर्न और M सीरीज के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों की रेजिमेंट्स को हिंदू पाक बॉर्डर पर तैनात किया जाना था।
हमारे लिए इन टैंकों की कारकर्दगी और इनकी डेवलपमेंट पोजीशन से आगाही बहुत ज़रूरी थी। हमारे लिए इन टैंकों की कारकर्दगी और इनकी डेवलपमेंट पोजीशन से आगाही बहुत ज़रूरी थी। अहमदनगर बम्बई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के करीब बिल्कुल अलग थलग जगह पर वाक़या है। इसके गिरदोनवा में भी बड़ी सन्नत या बड़ा शहर नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर अहमदनगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए नहायत मौजू है। यहाँ ऊंचे नीचे टीलों, रेत, कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों की हर तरह की तरबियत दी जा सकती है। करीब 20-22 घंटे सफ़र के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा और एक ठीक ठाक होटल में एक कमरा ले लिया। मेरा अहम मसला इन ममनुआ हदूद में दाखिल होना था, जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर थे। ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरा तकरीबन नामुमकिन था। ब्रिगेड हेडक्वार्टर और फिर इसके तवसत से डिवीजन हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए मैंने अपनी ब्रांडेड चाय का सहारा लिया और दोनों जगह पर 21C और ADOS तक पहुंच गया और लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। मैंने इन्हें अपना बम्बई का नागपाड़े का एड्रेस कार्ड दिया और अहमदनगर होटल में रहाइश का भी बता दिया। मुझे यकीन था कि मेरी चाय की क्वालिटी और कीमत इनके लिए बाइसे कशिश होगी। दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते हुए मैंने डिवीजन और रेजिमेंटल निशानों से इनकी शिनाख्त की। वो सब तकरीबन एक ही डिवीजन के ब्रिगेड और रेजिमेंट्स के थे। अब मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों की। शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया। मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने को कहा। ट्रेनिंग सेंटर की जानब जहां शहर की हदूद ख़त्म होती हैं, वहां छावनी से बाहर शराब खाने थे, जहां मैंने फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते देखा।